शब्बीर का कहना है कि इज़्दिवाजी रिश्ते एक दूसरे पर एतबार करके ही कायम रहते हैं। लालच और धोखाधड़ी घर का सुकून बर्बाद कर देती है। मुरीदके में शब्बीर ने ऐसा ही एक अफसोसनाक वाकया देखा है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि कैसर और अस्मा जो आपस में मियां बीवी थे किसी बात पर लड़ रहे थे। कैसर, कैसर उठो, कैसर वो मेरे सोने का हार नहीं मिल रहा। कहाँ तो है तुमसे वो रखा हुआ है? कहाँ रखा हुआ है? अलमारी में देखो, अलमारी में होगा। अरे नहीं, मैंने पूरी अलमारी देख ली है, सोने का हार नहीं मिल रहा। तुम गौर से देखो, अलमारी में वहीं पड़ा होगा, सोने दो मुझे। हाथ होती है कैसर लापरवाही की। वो जो आपने मुझे कंगन दिए थे ना सोने के, वो भी नहीं मिल रहा है इस घर में। तुमसे कहा है मैंने को सब एक जगह एक साथ रखे हुए हैं। अरे नहीं है ना, पूरी अलमारी देख ली, कहीं नहीं है। तुमने क्या करना है सेवर का? बेचना है क्या? मैं बेचूं, आग लगाओ, आपको इससे क्या? मुसीबत है, इसी में पड़े हुए हैं, इसमें देखो तो सही इसको। शौहर झिल्लाकर अपनी जगह से उठा और सीधा अलमारी के पास पहुंच गया। उसके हाथ मशीन किसी तेजी से काम कर रहे थे। अलमारी से कपड़े गिर रहे थे। फिर उसने एक डब्बा निकाला और बीवी की तरफ उछाल दिया। ये लो, मरो, मैं ये पे लेके जाऊं अपनी। चोर समझाऊंगा मुझे? तसल्ली हो गई? अब इसको रख वापस, इसी जगह रख वापस। फिर इधर उधर हो गया, इल्जाम लगाओगी मुझ पे। सही है, वो मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। जेवर लेके अम्मी के घर जा रही हो? क्यों? अरे जेवर लेके नहीं जा रही, वैसे ही जा रही हूँ। जाओ, तुम्हारी माँ को क्या कहूँ मैं? क्या क्या कहा? जिसने तुम्हारे बाप की जिंदगी बर्बाद की है ना, उसने इसने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। कान खोल के सुन, माँ के घर जाओगी ना, मैं लेने नहीं आऊंगा। हाँ सही है, नहीं आना। दफाओ। जा ही रही हूँ मैं। कैसर और अस्मा की शादी को अभी 2-4 बरस ही हुए थे कि अस्मा अपने शौहर से मुतनफ्फिर हो गई थी। उसे यकीन हो गया था कि उसका शौहर उसका जेवर हड़प करना चाहता था। अस्मा नाराज होकर अपनी माँ के घर गई तो वापस शौहर के पास जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। अस्मा की माँ अपनी बेटी को समझा रही थी। देखो बेटा, मियां बीवी धूप छांव की तरह होते हैं, कभी नरम कभी गरम। और बेटा वैसे भी तुम्हें पता है, हमारे खानदान में इस बात को अच्छा नहीं समझा जाता इस तरह बेटी घर आके बैठ जाए। अम्मा, मैं तो समझती थी कि माँ बाप का घर बेटी के लिए मजबूत किला होता है। आप नहीं जानती ये 4 साल कैसे गुजारे उस वैश्य दरिंदे के साथ। बहुत मारता पीटता है मुझे। मैं समझती हूँ तेरी बात को, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा बेटा, बस तू अपने घर जा। ठीक है, मैं चली जाऊंगी अगर वो माफी मांगेगा तो। कैसी बातें कर रही है बेटा? अच्छा चल, तू अपना मुंह ठीक कर, मैं फोन करती हूँ कैसर को, करती हूँ उससे बात। अस्मा की मां ने दामाद को समझा बुझाकर अपने घर आने पर राजी कर लिया था, लेकिन वापसी के लिए अस्मा ने 2 शराइत रखी थीं, जिससे दोनों के दरमियान फासले और बढ़ गए। अस्मा, अस्मा, अरे बेटा अभी तक मोबाइल में लगी हुई हो, जाओ जाकर कपड़े वपड़े बदली करो, कैसर आने वाला है, बुलाया मैंने उसको। वो तुम्हें इस हुलिये में देखेगा तो क्या सोचेगा कि 4 दिन में माँ बाप ने ये हालत कर दी तुम्हारी। कर लेती हूँ तब्दील, लेकिन अम्मा अगर उसने आंखें टेढ़ी की ना, फिर आप खुद ही देख लेना। देख लूंगी, तुम फिक्र ना करो, जाओ जल्दी से कपड़े बदलो जाकर। अस्मा कपड़े तब्दील करने चली गई। इस दौरान दरवाजे पर बेल हुई तो उसकी माँ दरवाजा खोलने गई। कौन है? आ रही हूँ। कौन आ गई? सर आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। आओ बैठो। बड़ी देर कर दी आने में बेटा? जी अम्मा, बस वो एक काम में फंस गया था। अच्छा अच्छा। कहाँ है वो? अरे अभी सोकर उठी है, कपड़े वपड़े बदल रही हूँ। ये लो, अस्मा आ गई। लो भाई अस्मा, तुम्हारे मियाँ आ गए, संभालो इनको, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। नहीं, मैं नाश्ता करके आऊँ, बस चाय चलो। चलो चाय लेके आती। अब खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ, और कोई सलाम दुआ नहीं होता तुम्हारी तरफ?
अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। सुनाओ, गुस्सा कम हुआ या नहीं? तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं? कैसी गलती? मैंने क्या किया? क्या मतलब कौन सी गलती? तुम्हें अपनी गलती का नहीं पता? जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास नहीं है ना, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। उठो, चलो, जाओ यहाँ से। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मैं खुद चल के यहाँ आया हूँ, तो एहसास हुआ, शर्मिंदा हुआ तो आया ना। अब वो जो कुछ भी हुआ है ना, वो अनजाने में हुआ है। मुझे उसका कुछ पता नहीं था, एहसास नहीं था। बस हो गया। अब तुम गुस्सा थूको और चलो। ये लो बेटा, चाय लो। शुक्रिया अम्मा। और ये क्या, तुम दोनों को फिर कुछ हुआ है? नहीं अम्मा, कुछ नहीं हुआ। नहीं ना। हुआ है अम्मा, ये मुझे लेने आए हैं ना, मैं इनके साथ जाऊंगी, लेकिन अब मेरी एक शर्त है। बल्कि एक नहीं, मेरी 2 शर्तें। एक नहीं, 2 शर्तें? ये क्या शर्तें तुम्हारी? ठीक है अम्मा, ठीक है। जो ये कहेगी ना, मुझे कबूल है। हाँ भाई बोलो। मेरी पहली शर्त ये है कि वो जो 2 तोले का सोने का सेट है ना, जो तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था, वो मुझे वापस करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, अमानत है भाई तुम्हारी, ले लो। दूसरी बोलो। और दूसरी ये कि वो जो तुम्हारा मकान है ना, वो मेरे नाम पे ट्रांसफर करो। और मकान कैसे कर सकता हूँ नाम? छोटा भाई है मेरा भाई, उसको हिस्सा भी देना है। क्या बात कर रही हो? हाँ, तो उसे हिस्सा देके साइड पे करो और मकान मेरे नाम पे करो, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि जो तुम्हारा 2 तोले जेवर है ना, उसको बेच के तो उसे उसका हिस्सा दे देते हैं, फिर मकान तुम्हारे नाम हो जाएगा। क्यों माँ, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? सही कह रहा हूँ ना? ये बिल्कुल ठीक बात है, असूल की बात है ये। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि जो तुम्हारा 2 तोले जेवर है ना, उसको बेच के तो उसे उसका हिस्सा दे देते हैं, फिर मकान तुम्हारे नाम हो जाएगा। क्यों माँ, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? सही कह रहा हूँ ना? ये बिल्कुल ठीक बात है, असूल की बात है ये। अम्मा, तुम अम्मा से क्यों पूछ रहे हो? अम्मा, मैं अपना सोना मर के भी नहीं दूंगी, तुम ना कहीं और से बंदोबस्त करो। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ बंदोबस्त। अब चलो। बस मान ली ना सारी शर्तें उसने तुम्हारी, अब जाओ अपने घर। अब हंसी खुशी जिंदगी गुजारो बेटा। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हें लड़ते झगड़ता हुआ देखकर क्या सोचेंगे, क्या असर पड़ेगा उन पर? चलो जाओ, शाबाश, उठाओ सामान अपना, जाओ। अम्मा, अब देख लो, तुम्हारे सामने वादा किया, अगर ये मुकरा ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, फिर चलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है अम्मा। माँ ने बेटी को सीने से लगाकर रुखसत कर दिया। अस्मा अपने शौहर के घर तो वापस आ गई थी, लेकिन जेवर और मकान की वजह से दोनों के दिल एक दूसरे से बेजार हो गए थे और अस्मा का शौहर अब प्यार मोहब्बत से जेवर हथिया कर बीवी को घर से निकालने का मंसूबा बना रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि कैसर खुशगवार मूड में घर में दाखिल हुआ और अपनी बीवी को प्यार से पुकारने लगा। अरे अस्मा शहजादी, कहाँ हो? इधर आओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है अस्मा। अरे आओ। आ रही हूँ। इतने खुश? क्या तीर मार कर आए हो? तुम्हारे मियाँ को दुबई में जॉब मिल गई है, अब हमारे हालात बदल जाएंगे। मैं तुम्हें सोने में नहला दूंगा, तोल दूंगा। वीजा आ गया तुम्हारा? वीजा भी आ जाएगा, पर बस पहले कुछ रकम का बंदोबस्त करना है, वो मैं कर लूंगा। तुम बस दुआ करो। कितनी रकम का? 5 लाख रुपए बस एजेंट को देने हैं। फिर अच्छा बात सुनो, तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं कहाँ से मदद करूंगी? वो जो जेवर है ना तुम्हारे पास, अगर उसे बेच दे तो फिर हम एजेंट को पैसे दे देंगे। क्या? सिर्फ 1 महीने या 2 महीने की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें दिलवा दूंगा ना। अव्वल तो मेरे पास कोई जेवर नहीं। क्या?
कहाँ गए? जहाँ भी गया, तुम्हारा क्या लेना देना इस बात से? ठीक है, सही कह रही हो तुम। वैसे भी ना, बीवी के जेवर बेचता हुआ इंसान अच्छा थोड़ी लगता है। मैं कुछ कर लूंगा। अच्छा सुनो, तुम तो यहाँ से जा रहे हो, मेरा कुछ बंदोबस्त करके जाना। पीछे से तुम्हारे घर वाले तो मुझे निकाल बाहर करेंगे। कुछ नहीं होगा, आराम से रहोगी तुम। ये घर तुम्हारे नाम है। तो बता दूं मैं कि पैसे दे दूंगा मैं। कैसर ने सरतोड़ कोशिश कर ली, लेकिन उसकी बीवी जेवर देने पर राजी नहीं हुई। फिर एक दिन उसने खामोशी से जेवर चोरी कर लिया। अरे 2 महीने गुजर गए, तुम गए ही नहीं। तुम तो दुबई जाने वाले थे। कहाँ ऐसी किस्मत, पैसों का बंदोबस्त ही नहीं हुआ। इतना अच्छा मौका तो ज़ाया हो गया। इस दौरान कैसर का छोटा भाई किसी काम से कमरे में दाखिल हुआ तो अस्मा की नजर उसके गले में पड़ी हुई चेन पर पड़ गई। कब से आपको बाहर ढूंढ रहा हूं। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि अरे देवर जी, बड़ी अच्छी चेन पहनी हुई है आपने। मेरे पास भी है ऐसी। जी भाभी, ये मैंने अभी खरीदी है। मुझे बहुत शौक है सोने की चेन पहनने का। इस दौरान कैसर के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। मेरे पास ऐसा सेम डिजाइन है ना, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ऐसा ही है बिल्कुल। जी जी दिखाएं। अरे कैसर, यही रखी थी मैंने चेन, लॉकेट भी था। मेरा सोने की कोई चीज नहीं पड़ी यहाँ पे। मेरा जेवर कहाँ चला गया? अस्मा चेन लेने गई तो कैसर ने भाई को घूर कर देखा और इशारे से उसे समझाया कि वो फौरन वहां से चला जाए। उधर अस्मा अपनी चेन तलाश कर रही थी और उसे नहीं मिल रही थी। अच्छा भाभी, आज बाद में दिखा देना आप मुझे, मैं चलता हूँ अभी। कैसर, मेरा सारा जेवर कहाँ है मेरा? चोरी हो गया? तुमने चोरी किया ना, सही से बताओ। दिमाग खराब तो नहीं है? बैठो, एकदम वहीं पे पड़ा होगा। कहाँ चला गया? यही रखा था मैंने अपनी सारी सोने की चीजें। यहीं पड़ा होगा, बैठ जाओ, मैं देख रहा हूँ ना। क्या अल्लाह, इतनी सोने की चीजें थी मेरे पास। किसने चोरी किया? आप मुझे बताएं, किसने चोरी कर लिया? ना वहाँ लॉकेट है, ना मेरे कंगन है, कोई सोने की चीज नहीं पड़ी हुई। कहाँ चली गई? अल्लाह, टूट गई मैं। मेरा सारा सोना, घर में कोई चीज नहीं रह सकती महफूज। कैसर जेवर ढूंढने की अदाकारी करता रहा और उसकी बीवी एक तरफ सर पकड़कर बैठी रही। शौहर की चोरी खुल चुकी थी और अब शौहर के पास एक ही रास्ता था कि वो अपनी चोरी छुपाने के लिए बीवी को रास्ते से हटा दे। फिर यही हुआ कि एक दिन मियां बीवी के जेवर के मसले पर झड़प हो गई और कैसर ने अपने भाई के साथ मिलकर बीवी को कत्ल कर दिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस मुल्जिमान को थाने ले आई। 4 साल मेरी शादी नहीं हो गई सर। मेरी एक बेटी 3 साल दी, एक मेरा बेटा 6 महीने का। नसीब बात आंदी सर, मैं ते उन्होंने प्रॉपर्टी हर चीज़ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਤੀ कि शायद ये मेरे वास्ते बेस्ट हो जाए और बच्चों की खातर हर चीज़ अपना माइंड ठीक रखे और अपने घर में मद्देनजर रखे। लेकिन वो मैनू साबित नहीं हो सकी। लेकिन जो मेरे को गर्दन तो छुरी चल गई है, मैं छुरी चलाई ऐसा और मारिया ने तो वो गर्दन तो चल गई है। फिर मैं अपने बच्चों लैके भज गया। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में कुछ इस तरह बताया था। तो पता चला वहाँ पे जाके कि इस खातून को उसके शौहर ने छुरियों के तकरीबन उसके जिस्म पर 10-11 छुरियों के वार थे और एट द एंड उसने उसका गला काट दिया। तो फिर ये मौके से फरार हो गया। हमने फिर टेक्निकलिटीज को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ तरीकों से इसको हमने शकरगढ़ से अरेस्ट किया जी। ये भी हमारे पास गिरफ्तार है। इसने अपना एक बाले जुर्म कर लिया है, आला कत्ल बरामद है। शब्बीर ने मुरीदके में पेश आने वाले इस वाक़े की मजम्मत की है। 4 साल कबल की शादी हुई कैसर के साथ। हमें नहीं पता ये लोग इतने जालिम हैं, इतने खतरनाक हैं। एक मकान की खातिर उसके भाई जैन ने प्लानिंग करके मेरी बेटी के गर्दन पे छुरी चलवा दी। दोनों भाइयों को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि कल को कोई जैन किसी कैसर को अपनी उसकी बीवी के कत्ल करने पे उकसा न सके।
मुल्जिमान इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने बदकिरदारी की वजह से उसे कत्ल किया, लेकिन हकायक और वाकयात शायद कुछ और बताते हैं जिनकी मजीद तहकीक जरूरी है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने मोहम्मद नगर में एक ऐसी गरीब लड़की को देखा है जो एक नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार थी और उससे शादी करना चाहती थी। वालिदैन ने इनकार किया तो लड़की को इंतहाई कदम उठाना पड़ा। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि सादिया नामी लड़की एक भट्टे के पास से गुजर रही थी। भट्टे पर उस्मान नामी नौजवान काम कर रहा था जो शदीद गर्मी के बाइस पसीने में चूर चूर था। सादिया उस्मान पर एक नजर डालकर आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने उस्मान को एक बार फिर पलट कर देखा, जिस पर उस्मान को हैरत हुई और उसका हाथ काम करते करते रुक गया। वो हैरानी के आलम में अपनी जगह से उठा और सादिया के पीछे पीछे चल पड़ा। उस्मान को अपने पीछे आता देखकर सादिया ने अपनी रफ्तार कम कर दी। फिर उस्मान उसके बराबर में पहुंच गया और इस तरह सादिया से बात करने लगा जैसे अपने आप से बात कर रहा हो। सादिया भी उसकी बातों का जवाब दे रही थी। नंबर दोगे अपना? नाम क्या है तुम्हारा? सादिया। और सुनो, जरा दूर हट के चलो, सब देख रहे हैं। और तुम्हारा नाम? उस्मान। अब सादिया ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी। एक जगह पहुंचकर वो रुक गई। उस्मान अब सादिया से अलग हटकर चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सादिया को एक कचरा घर दिखाई दिया। वो वहां रुक गई और उसने जमीन से एक कोयला उठाया और कचरे खाने की दीवार पर अपना नंबर लिखकर आगे बढ़ गई। उस्मान ने ये मंजर देखा तो तेजी से कचरे खाने की दीवार तक पहुंचा। सादिया का नंबर जबानी याद करने लगा और फिर उसे मिटाकर दूसरी तरफ चला गया। शब्बीर ने देखा कि सादिया जैसे ही अपने घर पहुंची, उसके नंबर पर उस्मान का मैसेज मौजूद था। सादिया ने फौरन उसका नंबर महफूज कर लिया। सादिया और उस्मान पहली ही नजर में एक दूसरे के दोस्त बन गए थे और फोन पर उनका राब्ता शुरू हो गया था। सादिया घर में सिलाई कढ़ाई का काम करके बाप का हाथ बटाया करती थी। सादिया और उस्मान भट्टे के नजदीक एक खेत में मुलाकात करते देखे गए। ये बताओ, तुमने घर पे बात की? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। और तुमने? अम्मा को बताया था। फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, खामोश नहीं, लेकिन मुझे लगता है मान जाएंगी। तुम भी अम्मा से बात करके देखो ना। अच्छा, करूंगी। मैं रात में फोन करूंगी। अब चलती हूँ, सब्जी का कहकर निकली थी। ठीक है, मैं भी जाता हूँ। सेठ ढूंढ रहा होगा मुझे भी। ठीक। वो दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए और मुड़ मुड़कर एक दूसरे को देखते जाते थे। सादिया और उस्मान शदीद मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे और शादी करने के लिए अपने अपने वालिदैन को राजी करने की कोशिश कर रहे थे। अम्मा, वो जिस लड़की को मैंने आपको बताया था ना, कल उसके घर चली जाएं। अरे किसके घर चली जाऊं? कौन सी लड़की? तेरे अब्बा से तो पूछ लूं, कैसे लोग हैं, माने या ना माने? अरे कैसे नहीं मानेंगे अम्मा, आप एक बार जाएं तो सही, बात तो करके देखिए। अच्छा, कर लूंगी। पहले ये बता, इतना पैसा आएगा कहाँ से शादी के लिए? उसकी फिक्र आप मत करें, मैंने अपने सेठ से बात कर ली है। 2 लाख वो मुझे एडवांस दे देंगे। लो, तेरे अब्बा आ गए। जरा यहाँ बैठे ना। अब्बा बैठे हैं, आप थके हुए आए होंगे, पैर दबा दूं आपके? बेटा क्या बात है, आज बाप से बड़ा प्यार आ रहा है, बोलो। अरे बात क्या होगी, मैंने आपको बताया था ना, जिस लड़की को पसंद करता है उससे शादी करने की कह रहा है। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? बुरी बात तो नहीं है, लेकिन हमें उसका रिश्ता लेके उसके घर जाना पड़ेगा। हाँ बेगम, बताओ कब चलना है? उस्मान बेटा मुझे पानी पिला दो। जी अब्बू। उधर सादिया के बाप ने यह खबर सुनने के बाद कि उसकी बेटी पसंद की शादी करना चाहती है, शदीद रद्द अमल जाहिर किया। शब्बीर ने देखा कि सादिया पर्दे के पीछे छुपकर माँ बाप की बातें सुन रही थी। अकरम साहब की बेटी ने पसंद से शादी कर ली। हाँ, तो कौन सा गुनाह हो गया? अरे खून खराबा हो जाएगा, खानदान वाले बिरादरी से निकाल देंगे, ये नहीं हो सकता। इसी दौरान सादिया खामोशी से चाय लेकर दाखिल हुई तो वो दोनों चुप हो गए। सादिया चाय रखकर चली गई और फिर दोबारा पर्दे के पीछे छुपकर बातें सुनने लगी। कहीं ना कहीं शादी तो करनी है, और अच्छे रिश्ते कहाँ आ रहे हैं? अरे रिश्ते बहुत हैं, अपने भाई की बेटे से कर दूंगा सादिया की शादी। वो
अरे इससे बेटर तो अपनी बेटी का गला दबा के ना मार दो। सादिया की मां शौहर को खरी खरी सुनाकर अंदर गई तो बेटी से टकरा गई और फिर बेटी का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले जाकर कुछ समझाने लगी। देख, जिद छोड़ दे, उसको मना कर दे। कैसे मना कर दूं? अच्छा ऐसा करना, जब उसके माँ बाप आएंगे ना तो उन्हें बेइज्जत करके निकाल देना, ठीक है? ये हुआ कि जब उस्मान के वालिदैन अपने बेटे का रिश्ता लेकर सादिया के घर पहुंचे तो उन्हें अंदर नहीं बुलाया गया और वो दरवाजे से ही लौटा दिए गए, जिसके बाद सादिया और उस्मान ने घर से भागकर शादी कर ली। शब्बीर ने देखा कि सादिया का बाप, सादिया का चाचा और सादिया की माँ गहरी खामोशी में थे। फिर अचानक सादिया की माँ बोल पड़ी। इस मोहल्ले और खानदान में हमारी भी कोई इज्जत है? इनसे बात करना बेकार है भाई। तुम्हारी भाभी ने चाह दी है सादिया को, वरना वो कुछ भी ना करती। हाँ हाँ, अरे भाई वो तो शराफत से करना चाह रही थी, लेकिन तुम लोगों को तो खानदान की महल्ले की इज्जत याद आ गई। अरे मैं तो कहती हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम शराफत से उसको लेकर आ जाओ खामोशी से और रुखसत कर दो। यार भाई, भाभी बात तो ठीक कर रही है। कल चलते हैं सादिया के पास, उस्मान से मैं खुद बात कर रही हूँ। चलो भाई जरा साइड में आना। सादिया का चाचा उसके बाप को एक तरफ ले गया और फिर वो दोनों राजदारी से गुफ्तगू करते दिखाई दिए। किसी तरह सादिया को यहाँ बुलाते हैं, फिर उससे तलाक दिलवा कर उसकी कहीं और शादी कर लेंगे। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो खैर, दोनों देखते हैं, कल चलते हैं दोनों सादिया के शौहर के पास। ठीक है, फिर कल तैयार रहना, ठीक है ना? चलो। सादिया का बाप और चचा उस्मान की मिन्नत समाजत करके सादिया को इस शर्त पर घर लेकर आए कि वो सादिया को बाकायदा इज्जत से रुखसत करेंगे। शब्बीर ने देखा कि सादिया अपनी माँ से लिपटी हुई थी और खुश थी। जो उस्मान से मिलना। तो कैसी बातें कर रही है, थोड़ा सब्र कर ले। मुझे पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब चचा मुझे वापस नहीं भेजेंगे। अरे ये अब पागल हो गई है। पता है, कल चचा मुझे समझा रहे थे कि मैं उस्मान से तलाक ले लूं। अरे वो तो पागल हो गया है। तेरे अब्बा से मेरी खुद बात हुई है, 10-15 दिन में वो तेरी रुखसती कर देंगे। उस्मान की कॉल आ रही है। हेलो, हाँ रुको जरा, मैं बात करती हूँ। अम्मा मैं उस्मान से बात करती हूँ। सादिया अपना फोन लेकर दूसरी तरफ चली गई और फिर वो दोनों काफी देर तक फोन पर बात करते रहे। सादिया के बाप और चचा ने रुखसती के बजाय कुछ और ही सोच रखा था। एक रात सादिया के बाप ने मुबैना तौर पर गला दबाकर सादिया को कत्ल कर दिया और अपने भाई की मदद से लाश नहर में बहा दी और उस्मान पर बेटी को अगवा करने का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। कुछ दिनों बाद सादिया की लाश बरामद हुई तो सारी कहानी खुल गई और पुलिस ने मकतूला के बाप और चचा को गिरफ्तार कर लिया। ये हैं वो संगदिल रिश्ते जिन्होंने बेटी को पसंद की शादी की पादाश में मौत के घाट उतार दिया था। शब्बीर का कहना है कि सादिया ने पसंद की शादी करके कोई गुनाह नहीं किया था। घर से भागकर शादी करना उसकी मजबूरी बन गया था। अगर माँ बाप पहले ही अपनी बेटी की ख्वाहिश का एहतराम कर लेते तो आज ये दिन न देखने पड़ते। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो कुछ यूं है। रेस्क्यू 15 की इत्तला मिलती है कि चकशबी के पास नहर में एक खातून की डेड बॉडी तैर के आ रही है। उसकी डेड बॉडी का जो चेहरा था वो उसके दुपट्टे से ढका हुआ था और गांठें देकर उसको बांधा गया था डेड बॉडी को। इससे महसूस हो रहा था कि इसको किसी ने कत्ल करके तो इस नहर में फेंका है। पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश का दायरा कार वसी किया और जो टेक्निकल मीन्स हैं उनको यूज़ किया तो उसमें डिस्क्लोज हुआ कि जो मकतूला के वारिस हैं उसका बाप और उसका सगा चचा उन्होंने उसको ऑनर किलिंग में कत्ल किया। चूंकि मकतूला ने अपनी मर्जी से शादी की थी, शादी के बाद इन्होंने पंचायती तरीके से ये कहकर उसको वापस लिया कि जी हम इसकी एक प्रॉपर मैरिज फंक्शन करेंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने इसको एक रात नशावर दवा पिलाकर इसको कत्ल करके इसकी लाश जो है वो नहर में बहा दी। शब्बीर को मालूम हुआ है कि सादिया का शौहर शदीद जहनी अजियत से गुजर रहा है और उसकी दुनिया बिल्कुल तारीक होकर रह गई है।
देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। गुर्बत को तमाम बुराइयों की जड़ कहा जाता है। मुफलिसी इंसान से ऐसे ऐसे काम करवाती है जिसका आम जिंदगी में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये सरगोधा के एक इंतहाई गरीब दिहाड़ीदार मजदूर की कहानी है जिसके 2 छोटे बच्चे थे। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि एक दिन अदनान थका हारा घर पहुंचा तो उसका छोटा सा 1.5 माह का बच्चा सख्त बीमार था और उसकी बीवी उसे गोद में लेकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। इसको बुखार बहुत तेज है, हाथ लगाओ इसके माथे पर, किसी के अस्पताल में ले जाओ। कहाँ से अस्पताल ले जाऊं? ले जाता मैं, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मेरे पास ये 100 रुपए हैं, तुम ये 100 रुपए में देखो कुछ होता है तो। अच्छा ठीक है, तो ले जाता हूँ। शब्बीर ने देखा कि अदनान की बीवी अपने बच्चे को खाविन के हवाले करके दरवाजे से उन्हें जाता देखती रही। अदनान बच्चे को गोद में लिए गली से बाहर निकला और फिर एक पान के खोखे पर रुक गया। अच्छा 20 का मावा देना। 20 का नहीं आता, 50 का आता है। क्या 50? जी। अच्छा दे दो। पान वाले ने उसे मावा देकर पैसे वापस किए। अदनान ने बकिया रकम जेब में डाली और अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। अस्पताल में जाकर वो एक बेंच पर बैठ गया जहाँ एक बुर्का पोश औरत पहले से मौजूद थी। क्या हुआ इस बच्चे को? जी बीमार है, रात से कुछ खा नहीं रही। अरे इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, इसे किसी बड़े अस्पताल में दिखाओ। अच्छी क्या बताएं, यहाँ 2 वक्त खाने को रोटी नहीं। हम गरीब लोग बड़ी अस्पतालों में कहाँ जा सकते हैं? ये तो है, आजकल के दौर में बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। अदनान ने पर्ची बनवाई और फिर अंदर डॉक्टर के कमरे में दाखिल हो गया। डॉक्टर ने बच्चे को चेक करने के बाद दवाएं लिख दी जो वहीं से मिल गईं। अदनान कमरे से बाहर निकला तो वो औरत वहाँ उस वक्त भी मौजूद थी। दिखा दिया बच्चे को? जी दिखा दिए। तुम एक मशवरा दूं? मशवरा? जी जी बोले। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? इससे बड़ी एक बेटी है और एक ये बेटा है, बस 2 ही हैं। कैसे पाल लेते हो इतनी कम आमदनी में? वैसे मैं तुमसे ना एक बात कहना चाह रही थी। हाँ बोले। मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि दुनिया में ऐसे खुदा तर जोड़े बहुत हैं जो बे औलाद हैं। तुम चाहो तो अपना बच्चा उसे दे दो, तुम्हें वो 2-2.5 लाख रुपए आराम से दे देंगे और तुम्हारा बच्चा भी अच्छे से पल जाएगा। मगर मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा? अरे कह देना कि बच्चा खो गया। अच्छा आप पहले मुझे उन लोगों से मिलवाएं, मैं फिर फैसला करके आपको बताऊंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले हाँ तो करो। ठीक है, मैं कल आऊंगा अस्पताल बच्चे को लेकर, आप मुझे वहाँ ले चलना। हाँ अच्छा सुनो, ये मेरा नंबर रख लो, आने से पहले फोन कर लेना मुझे। अजी वो मेरा बच्चा गायब तो नहीं कर देंगे? अरे नहीं, और अगर कर भी लें तो क्या है, तुम्हारा बच्चा तो अच्छे से पल जाएगा ना और तुम्हें पैसे भी पूरे मिल जाएंगे, बेफिक्र हो जाओ। अदनान किसी गहरी सोच में डूबा हुआ अस्पताल से निकलता दिखाई दिया। अदनान ने 5 बरस पहले पसंद की शादी की थी जिससे एक बेटी और एक बेटा पैदा हुआ। अदनान कभी कभार कोई काम कर लेता था और जो पैसे मिलते थे उसमें से भी कुछ रकम अपने नशे पर खर्च करता था। नशे ने उसको इस हद तक बेहिस बना दिया था कि उसने अपने 1.5 माह के बच्चे को फरोख्त कर दिया और बीवी से कह रहा था कि बच्चा खो गया है। अदनान ने थाने में उस बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी। शब्बीर ने देखा कि अदनान और उसकी बीवी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा रहे थे। साहब मेरा बच्चा मिल तो जाएगा ना? आप लोग बेफिक्र हो जाएं, मैंने FIR काट दी है और पूरी कोशिश करेंगे आपका बच्चा जल्द से जल्द मिल जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जा चुकी थी और उधर चूंकि अदनान की जेब में पैसे थे, वो अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए उसे अच्छे अच्छे खाने खिला रहा था। एक दिन अदनान घर वापस आया तो उसकी बीवी बच्चे की तस्वीर सीने से चिमटाए रो रही थी। मेरा बच्चा मिल जाएगा ना? हाँ पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, जल्दी मिल जाएगा, तुम फिक्र ना करो। ये खाना लाया हूँ, खाना खा लो, सुबह से कुछ खाया नहीं है।
मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे ना, ये खाना कहाँ से लाए तुम? मजदूरी मिल गई थी ना, तो सोचा खाना नहीं खाया सुबह से, खाना ही ले जाऊं। मैं नहीं खा रही, तुम रख दो, मुझे मेरा बच्चा ला दो। मेरा बच्चा तो तुम लेके गए थे ना, तुमने कहीं उसको बेच तो नहीं दिया? पागल हो गई हो क्या? दिमाग चल रहा है तुम्हारा? हाँ मेरा दिमाग चल रहा है, क्योंकि तुम नशा करते हो और नशे में कोई भी कुछ भी कर सकता है। हाँ तो ठीक है ना, पुलिस स्टेशन जाके बोलो मेरा शौहर नशा करता है और उसने मेरे बच्चे को बेच दिया। दिमाग खराब कर दिया इस औरत ने। मैं क्या करूं? अरे मिल जाएगा, बच्चा मिल जाएगा, अभी तुम खाना तो खाओ यार। उधर पुलिस बच्चे को तलाश कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज और जियो फेंसिंग के जरिए पुलिस मुल्जिमान के नजदीक पहुंच गई थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अदनान के दरवाजे पर एक पुलिस एहलकार खड़ा हुआ था। अदनान ने दरवाजा खोला। चलो भाई, आपको थानेदार साहब ने बुलाया। और आपकी बेगम किधर है? उनको भी बुलाया? जी बुलाता हूँ उनको। ये बताएं बच्चा मिल गया क्या? उम्मीद तो है, और आप लोग चले साथ में? ठीक है आप चले, मैं आता हूँ। भाई मेरा बच्चा मिल गया? उम्मीद है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो चले। ठीक है आप जाओ उनके साथ, मैं आता हूँ। आप दोनों को थानेदार साहब ने इसीलिए बुलाया है कि बच्चे की मालूमात आगे बढ़ी है। अरे साहब मुझे काम है, आप पहुँचे, मैं पीछे ही आ रहा हूँ। नहीं आप साथ चले, मेरे साथ चले, आए साथ चले मेरे। अच्छा। शब्बीर ने देखा कि पुलिस वैन अदनान और उसकी बीवी को लेकर जा रही थी। शब्बीर ने देखा कि तफ्तीशी अफसर अदनान को लेकर एक कमरे में दाखिल हुआ, जहां वही औरत बैठी थी जिसके जरिए अदनान ने अपना बच्चा फरोख्त किया था। तुम जानती हो इस आदमी को? चलो थोड़ी देर में तुम दोनों की जान पहचान हो ही जाएगी। अनवर, लॉकअप करो दोनों को अलग अलग, लेके चलो। अब मैंने क्या किया? चलो बीबी तुम भी उठो। तफ्तीशी अफसर बाहर निकला तो एक लेडी पुलिस की गोद में अदनान का बच्चा था। हाँ ये मेरा बेटा है। कहाँ से मिला? इसे भेज दिया था। इसको मेरे शौहर ने बेचा होगा। मुझे पता है ये घटिया हरकत वो ही कर सकता है। लेकिन वो ये बात नहीं मान रहा। वो नहीं मान रहा तो क्या हुआ? वो नशा करता है, मुझे पता है ये घटिया हरकत वो ही कर सकता है। मैं अब उस जानवर से कोई वास्ता नहीं रखूंगी। आप बेफिक्र होकर बच्चे को घर लेके जाएं, हम उसे देख लेंगे। शुक्रिया। पुलिस ने मुल्जिमान को मीडिया के सामने पेश कर दिया था। यह है वो संगदिल बाप जिसने गुर्बत और नशे की आड़ लेकर अपनी ही औलाद को बेच दिया था। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो कुछ यूं है। वो वकूए को इस तरह बयान करता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ उस बीमार बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गया और मैंने अपनी बेटी के पास उस बच्चे को रखा, और जब मैं वापस आया तो कुछ नामालूम लोग जिनमें कुछ खवातीन शामिल है वो उस बच्चे को लेकर चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन नो टाइम हमें जो है इसमें सक्सेस हुई और हमने उस बच्चे को 1 महीने से कम मुद्दत में उस बच्चे को हमने रिकवर करवा लिया। इस केस को, इस बच्चे को किडनैप करने के अंदर जो सबसे बड़ा हाथ था वो खुद मुद्दई मुकदमा का था, यानी कि उसके फादर का। शब्बीर का कहना है कि बेशक गुर्बत और मुफलिसी रोग है और जराइम पर उकसाते हैं, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज है। आखिर कोई किस तरह से अपनी औलाद को फरोख्त कर सकता है? देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।